हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो मैथिली शरण गुप्त है उनके बारे में देखा। आज इसके अंदर जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, जिसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार ही विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पर संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करवाया जाएगा जो हमारी हिंदी से संबंधित हो, और प्रत्येक दिन जो वीडियो है वो 5:15 शाम को, यानी 5:15 बजे शाम को वीडियो अपलोड हो जाती है। आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको जब तक एग्जाम होता है देखना एग्जाम में कितना अच्छा फायदा होने वाला आपको। ये जो सारे वीडियो है, पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप कंटिन्यूस वीडियो को देख सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं साकेत के बारे में। तो देखिए, साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। रचना काल की बात करें तो 1931 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था साकेत का। साकेत का मतलब पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि इनका मतलब क्या होता है, अयोध्या होता है। साकेत का मतलब है अयोध्या, तो ये अयोध्या से संबंधित रचना है हमारे। कुल सर्गों की बात करें तो इसके अंदर 12 सर्ग है। सर्ग का मतलब जैसे पाठ होता है, तो इसके अंदर जो कुल पाठ है वो 12 है। ये सर्गों से संबंधित क्वेश्चन साकेत है, तो इस साकेत में इनका जो रचना काल है उनसे संबंधित सर्गों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके। इनके अंदर मैंने वही पॉइंट लेने की कोशिश की है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फालतू का कचरा जिस प्रकार गाइडों में दिया होता है उस प्रकार का कचरा यहाँ पर नहीं इकट्ठा किया गया। वही पॉइंट लिए गए जो सारे पॉइंट है आपको अच्छे से याद करने, अच्छे से पढ़ने हैं। किसी भी पॉइंट को आप छोड़ने की गलती ना करें। काव्य श्रेणी की बात करें तो महाकाव्य है जिसको प्रबंध काव्य बोला जाता है। एक होता है खंड काव्य जो अलग अलग टुकड़ों में बैठा हुआ होता है, जिसके अंदर कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब जो छोटा काव्य होता है, अलग अलग चीजों, जिस प्रकार हम बिहारी जो सत सही है उसकी बात करें तो उसमें 713 दोहे तो अलग अलग चीजों पे है, यानी किसी एक टॉपिक पर नहीं है, तो वो खंड काव्य हो गया। महाकाव्य वो होता है जो बड़ा काव्य हो, और प्रबंध काव्य वो होता है जिसके अंदर महाकाव्य तो है ही है वो, और प्रबंध काव्य का मतलब है जो पीछे की जो घटनाएं होती है वो एक कहानी की तरह चलती है, पीछे वाली जो घटना है उसका आगे वाली घटनाओं से संबंध होता है। ये काव्य रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर लिखा गया। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने एक काव्य लेख जो लिखा था, उस लेख का नाम था काव्य की उपेक्षिताएं, यानी काव्य में जिसको उपेक्षित माना गया, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा गया, जिनके बारे में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, ऐसी बातें जो काव्य की उपेक्षिताएं नाम का एक लेख था रविंद्रनाथ टैगोर का। तो उनको पढ़कर इनके दिमाग में आया कि हम एक रचना लिखे। तो ये जो रचना है, जो हम साकेत, जो अयोध्या मतलब माना गया इसका, तो प्रभावित होकर उनसे लिखा गया। दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो कहने का मतलब जो उर्मिला है उस उर्मिला को आधार मानकर ये जो रचना है वो लिखी गई है। जिस प्रकार रामचरितमानस है वो राम को आधार मानकर लिखी गई थी, तो उसी प्रकार जो साकेत है उसके अंदर जो मुख्य है वो उर्मिला है, उस उर्मिला को आधार मानकर ये रचना लिखी गई है। विषयक उदासीनता, तो देखिए यानी उर्मिला का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे इस साहित्य में, परंतु इनको उपेक्षितता के हिसाब से देखा गया, यानी उस पर विशेष प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने पीछे पढ़ा है वो हमारा द्विवेदी युग था, तो उस द्विवेदी युग में क्या था कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने कहा था कि आप चिट्ठी से लेकर हाथी पर्यंत जो चीजें हैं उन सभी पर आप वो रचना करिए। दूसरी बात, जो उपेक्षित पात्र है जिन पर आज तक ध्यान नहीं गया, जैसे यशोधरा हो गई, उर्मिला हो गई, कैकेयी हो गई, तो उनको हमने घृणा की दृष्टि से देखा है, तो आपको उन पे भी साहित्य लिखना है। तो इसलिए जो मैथिली शरण गुप्त है इन्होंने साकेत की रचना की, और साकेत की रचना करने के पीछे इनके जो दिमाग में जो विचार आए वो कहां से आए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उसका लेख है काव्य की उपेक्षिताएं, और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो लेख उर्मिला विषयक उदासीनता। इन दो लेखों को पढ़कर इसके दिमाग में आया कि मैं भी जो एक रचना करूं, तो इन्होंने उर्मिला को आधार मानकर यह रचना की है।
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई ये किन से प्रभावित होकर ये जो रचनाएं की है साकेत की, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो लेख है काव्य की उपेक्षिताएं और महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख है उर्मिलाभिषेक उदासीनता। बात करें पुरस्कार की तो मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी जो साकेत रचना है उस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य यानी प्रथम बड़ा महाकाव्य है जो भक्ति काल के अंदर तुलसीदास ने लिखा था, रामचरितमानस। और उसके बाद में दूसरा बड़ा महाकाव्य वो साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त का है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित है। अब आप मेरे को पीछे हम पढ़ के आए रामचरितमानस है, उसका जो रचना काल है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं आपको हिंट दे दूं, 1571 1574 इनमें से एक है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि 1571 है या 1574 है। एक और, ये रचना आर्य समाज से प्रभावित है। कौन सी रचना? साकेत। तो साकेत जो रचना है वो आर्य समाज से प्रभावित है। नंद दुलारे वाजपेयी साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य मोस्ट लाइन है। ज्यादातर आपके पास में ऐसी लाइनें देखकर पूछते ये किस विद्वान ने कही है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत के बारे में कहा साकेत महाकाव्य नहीं आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य है। ये नारी चेतना से संबंधित काव्य, क्योंकि उर्मिला से संबंधित है तो नारी चेतना से संबंधित है। ये पॉइंट तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सर्ग, 9वां सर्ग उर्मिला का वियोग वर्णन। देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, 12 सर्ग है। इतने सर्ग है साकेत के अंदर, 12 सर्ग है। तो 12 सर्ग का मतलब 12 पाठ हो गए। तो उसके अंदर जो 9 नंबर का सर्ग है या 9 नंबर का जो पाठ है वो क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। उर्मिला का वियोग वर्णन, यानी उर्मिला का जो वियोग वर्णन है उसका प्रदर्शन यानी वो बताया गया है 9वें सर्ग में। रचना में लगा समय 15 वर्ष, प्रारंभ 1916 ईस्वी। अब देखिए आजकल हम तैयारी करते हैं 1-2 साल, जैसे मान लिया थोड़ा पढ़ाई से हटके बात कर लें, 1-2 साल तैयारी करते नंबर नहीं आता है तो विद्यार्थी कहता है बहुत दिन हो गए तैयारी करते हुए नंबर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इनको देखो एक रचना करने में 15 वर्ष का समय लग गया इस रचना को, तो देखो कितना लंबा टाइम लगा है। दूसरी बात, हम कोई धंधा करते हैं, पढ़ाई के अलावा बात करें तो उस धंधे में हमारे को जैसे 1-2 साल हम उसमें टाइम देते हैं और धंधा सेट होने में टाइम लगता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कम प्रॉफिट होता है। लोग बोलते हैं धंधे में दम नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज हो उसको उस चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सब कुछ मिल जाता है। जिस प्रकार आप मेरी बात करें तो मैंने भी जो YouTube चैनल स्टार्ट किया उसमें 570 के लगभग मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ किसी के। इन्होंने देखो रचना में 15 वर्ष का समय लगा दिया। तो प्रारंभ ये 1916 में हुआ था और प्रकाशित 1931 में हुआ था। तो प्रकाशन 1931 में और प्रारंभ 19। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साकेत है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें पढ़कर सभी जाते। आपको बारीकी से वो चीजें याद करके जानी है कि एग्जामिनर किस प्रकार सोच सकता है। तो आपने क्या है, आप याद करोगे कि साकेत है उसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में होता, आपको याद है। अब आपसे पूछ ले साकेत का प्रारंभ कब किया गया, तो आपके दिमाग में आएगा प्रारंभ कब किया था, जो आपको ये 1931 याद रहेगा, 1916 उसमें होगा तो वो नहीं याद रहेगा। तो कहने का मतलब 15 वर्ष का टाइम लगा था, तो 1916 में इसको प्रारंभ किया था और 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी के 3 नाटक है, कौन कौन से? तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, 3 नाटक है, याद रखना है। आगे देखो, आगे प्रमुख पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं है उन रचनाओं से संबंधित। वेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। साकेत, यानी ये साकेत है, उस साकेत से ली गई है। वेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तो आपसे ये लाइन देकर किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे कि वेदने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, ये किसकी लाइन है, किसकी पंक्ति है? तो ये हमारे मैथिली शरण गुप्त की आपसे पूछा जा सका कहां से ली गई है, तो इस साकेत से ली गई है।
मुझे फूल मत मारो, ये भी सांकेत से ली गई है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, यशोधरा। जब जो भगवान बुद्ध है वो घर को त्याग कर, राजपाट को त्याग कर जब चले गए थे, तो यशोधरा ने ये कहा था, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यानी ये दो सखियां वो आपस में बातें कर रही है, तो वो जो रानी है यशोधरा वो कह रही है कि अगर वो मेरे को कह कर जाते तो मैं उनको मना नहीं करती। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये भी यशोधरा से ली गई है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में पंचवटी, यानी जो पंचवटी का दृश्य है वहां पर ये कह रहे हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यानी जो प्रकाश की जो किरणें वो वहां पर, चारू का मतलब से सुंदर होता है, तो जो सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो वहां पर चारों ओर खेल रही है। तो इसमें वो जो मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण यानी जो निर्जीव जो वस्तुएं होती है उसमें जो सजीवों को आरोप लगाकर जो सजीव जो क्रिया करते वो क्रिया निर्जीवों से करवाई जाती है, वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो खेलने का काम है वो मानव का है, ठीक है, सजीवों का है। पशु भी वैसे खेलते, परंतु कभी सूर्य की किरणें वो खेलती नहीं है, तो जो निर्जीवों में ये आरोप लगाया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, भारत भारती यानी भारत भारती रचना से लिया गया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यानी मनुष्य के बारे में कहा कि हम क्या कैसे थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। नीलांबर फरीदान हरित पट पर सुंदर है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये भी गुप्त जी की पंक्ति है। सखी नील नभसर से उतरा ये हंस आहा तरता तरता, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं जो हमारे मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है, तो ये रचनाओं के बारे में आपसे मैथिली शरण ऐसा भी पूछा जाता है किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की है। और ये कहाँ से ली गई है, तो वो जो रचनाओं के नाम लिखे गए तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ से ये ली गई है। इसके बाद में आता है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है उसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है, कोई गलती नजर आती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।